बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 6 के अंदर जनरल करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो आइए देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी, फर्स्ट इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। अगर बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो इसको मैं देखूंगा कि तमाम मेटल्स, अगर आल मेटल्स की मैं बात करता हूं कि आल मेटल्स, तमाम की तमाम मेटल्स की अगर बात करें तो गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी। गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ किस वजह से होती है, किस बिहेव के ऊपर होती है? तो इसके अंदर टफ होते हैं मेटल ट्रांजिशन एक, दूसरा के उनके अंदर हार्डनेस होती है, हार्ड होते हैं, मैलिएबल, डक्टाइल, टफ होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, हार्ड होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। इस वजह से फिर हम इसको कहते हैं कि इनकी गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है तमाम की तमाम ट्रांजिशन मेटल्स की। अब टफ किस वजह से, हार्ड किस वजह से होते हैं? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। कि इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से ये हार्डनेस होते हैं। और दूसरी बात, अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किस वजह से होता है? मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एस के साथ इसके अंदर डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से फिर हम इसको बोलते हैं कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं और हार्डनेस इसके अंदर ज़्यादा होती है। अब मेटल्स को हमने पढ़ रहे हैं, जो कि मेटल की बात की हमने, कि अगर देखें डिक्टाइल का मतलब क्या होगा कि हम इससे वायर वगैरह बनाते हैं, तो बिल्कुल बना रहे हैं। मैलिएबल, इससे हम शीट बनाते हैं। तमाम की तमाम मेटल्स जो हार्ड होती हैं, टफ होती हैं। अब इनकी टफ और हार्डनेस की वजह से क्या सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही हार्ड होते हैं? तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में होते हैं और गैस की फॉर्म में होते हैं। अब लिक्विड और गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है सॉलिड की निस्बत, तो जिसकी वजह से ये इनकी हम शीट्स वगैरह नहीं बना सकते। इनकी हम दूसरी बात कि हमने डिक्टाइल, क्योंकि हमने कहा कि डिक्टाइल मैलिएबल का मतलब ये है कि हम इसको तोड़ते हैं, तो तोड़ते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हार्ड होती हैं, तो हम इसकी ब्रेक डाउन करते हैं, जबकि इनकी ब्रेक डाउन नहीं करते, जो कि नॉन मेटल है। नॉन मेटल लिक्विड और गैस की फॉर्म में होती है, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती, जिसकी वजह से इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है। अब स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड कितना मजबूत होगा वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस हिसाब से हम कहते हैं कि उसके अंदर उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अब देखें, अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास आयरन का एक पीस है। अब देखें ना, आयरन के मेटल्स को आपने अलग करना हो, आयरन की मेटल में से एटम्स को अलग करना हो, तो आप क्या करते हैं? उसको हीट करते हैं। हीट इसलिए करते हैं क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है, जो कि ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आए मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक आयरन का लैटिस है, ये मेरे पास आयरन के मेटल है, आयरन मेटल ली। इसके अंदर ये मैं एटम्स आपको दिखा रहा हूं इसके। अब इसके अंदर अगर बात करें तो ये मेरे पास न्यूक्लियस है। अब अभी मैंने कहा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन पोल थ्योरी, वो क्या कह रही है कि अगर मैं कहता हूं कि ये मेरे पास आयरन है, तो आयरन अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ड्रॉप करता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना, तो इन वैलेंस एक इलेक्ट्रॉन्स, इस एक इलेक्ट्रॉन्स को ये तमाम न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। अब ये हमने अभी पढ़ लिया कि जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। अब इसका मतलब ये है कि उस ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर
बॉन्डिंग अच्छी होगी जिसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आसानी से अवेलेबल हो। अनपेयर्ड को मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आसानी से अवेलेबल हो, कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उनके अंदर अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो कि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड कहलाएगा, वो इंट्रोड्यूस होगा। अब इसमें अगर मैं देखता हूं तो मैंने अभी कहा था कि इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस भी, और ये न्यूक्लियस भी, ये न्यूक्लियस भी, तो इस तरह इसको बिल्कुल करीब कर लेते हैं, जिसकी वजह से बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती। अब आया कि इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्म में हो। अब डी, अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट से डी की बात करता हूं तो डी के अंदर या तो हमारे पास पेयर्ड में होते हैं या फिर अनपेयर्ड में होते हैं। अब अगर मैं अनपेयर्ड की बात करूं तो अनपेयर्ड के अंदर ये चीज देखें। अब अनपेयर्ड के अंदर मतलब कि इलेक्ट्रॉन आसानी से, अनपेयर्ड ये जो हमारे पास होते हैं दैट आर अनस्टेबल, और ये पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। अब इसका मतलब बॉन्डिंग के अंदर जो जितने अनपेयर्ड होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड की सूरत में अवेलेबल होंगे, उतना अच्छा मेटेलिक बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। तो आइए देखते हैं पहले कि इसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड का ट्रेंड क्या आ रहा है। अब मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं तो मैं कह रहा हूं कि लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करते हैं तो नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं। ये अभी मैंने बात की, ये जो मैं कह रहा हूं कि ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड ही है। अगर एक इलेक्ट्रॉन्स होगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर उसको हम पेयर्ड बोलते हैं। अब डी के अंदर या तो पेयर्ड होता है या फिर अनपेयर्ड होता है, क्योंकि ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दो होते हैं। तो अब अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो पीरियोडिक टेबल के अंदर मेरे पास नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं। लेकिन जब मैं ग्रुप की बात करता हूं, ग्रुप के अंदर जब मैं लिख रहा हूं तो मैं कहता हूं कि ग्रुप 3, 4, 5A से अगर 6A की तरफ आते हैं तो हमारे पास इसका इंक्रीज होता है बॉन्डिंग एनर्जी। अब उसकी रीजन क्या, फिर आस्ता आस्ता बॉन्डिंग एनर्जी कम होना शुरू हो जाता है। वो हम अभी इधर देखते हैं ग्राफ के अंदर कि अनटिल वो जीरो हो जाता है। अब वो जीरो के केस में कौन है हमारे पास, जिंक है, जैसा कि कैडमियम है, मरकरी है। ये हमने उधर भी पीछे भी पिछली वीडियो के अंदर भी ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब इधर हम आते हैं नेक्स्ट कि ये मैंने कहा कि अगर इस ग्राफ के मुताबिक मैं इसको ड्रा करूं, मैंने अभी वर्ड बोला, आप इस चीज को याद कर लें कि जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब ये मैं साइन डायरेक्टली का लिख रहा हूं। एक तो मैंने कह दिया कि वो बॉन्डिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के साथ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्डिंग का मतलब कि जोड़े रखना, एनर्जी जो ताकत के किस ताकत से वो आपस में एलिमेंट्स को जोड़े रखती है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि उसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। अब मैं इधर मैंने एक डी ब्लॉक के चंद एलिमेंट्स लिखे हैं। इसकी अगर बात करते हैं तो स्कैंडियम की अगर मैं बात करता हूं तो देखें, ये मैंने लिख दिया डी, मैंने पहले उस वीडियो के अंदर हम बयान कर चुके हैं कि डी के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है। इसका मतलब इसको अगर मैं 2 पे डिवाइड करता हूं, जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं 5 है, तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स तो 2 होते हैं। अब इसका मतलब इसके 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसके अंदर मैं इसको ये दिखा रहा हूं dxy dy dgx dx² माइनस वाई स्क्र dz², और ये मैं s दिखा रहा हूं जो कि मेरे पास 4s से इधर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब होता कैसे कि मैं कहता हूं कि हमारे पास 3d1 4s2। अब जब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन्स की तो इसके अंदर मैं देखूं तो मेरे पास d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि s के अंदर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो मैंने अभी कहा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो आसानी से अवेलेबल होंगे वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगी, इट मींस उसकी बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होगी।
अब बात करते हैं इसकी। टाइटेनियम के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि मेरे पास एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही है। अब बाकी मेरे पास अनपेयर्ड कितने हैं, एक ये, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हुए, 2। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं एस के अंदर तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। वनेडियम के केस में 3d3 है, तो 3d3 मीन कि पहले हम जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो पहले सेम स्पिन से फिल करते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स को जब मैंने स्पिन से फिल किया तो इसकी फीलिंग यूं मैंने लिख दी। तो अब मैं इसके में 1 3dx में 1 3dy 3dxy 3dyz, इसमें 1 3dz के अंदर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तो पेयर्ड में है लेकिन मेरे पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 है। अब ये मैं ग्राफ को समझाने के लिए ये चीज ड्रा कर रहा हूं कि ग्राफ के अंदर वो किस तरह कह रहा है कि इसकी बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा जबकि इनकी कम किस तरह होती है। अगर इसकी बात करें क्रोमियम की तो 4s1, तो इसमें तो 1 है, ये भी अनपेयर्ड है। बाकी अगर मैं डी की बात करूं तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि अनपेयर्ड की फॉर्म में पड़े हैं। तो इसके अंदर मेरे पास नंबर, ये जो चीज है, ये चीज जो मैं इधर ब्लैक में लिख रहा हूं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 1, इसमें 2, इसमें देखें 1 2 3, इसमें 3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसमें बात करें मैंगनीज के केस में तो मैंगनीज में ये तो पेयर्ड में है, 1 2 3 4 5, तो मेरे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। जबकि जब मैं नीचे आता जाऊंगा, ये देखें आप खुद देख रहे हैं इसके अंदर जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा की डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो इसके अंदर मेरे पास इधर तक तो हमने डिस्कस कर लिया। अब नीचे आए, इसमें तो ये पेयर्ड है बट डी में भी एक पेयर्ड पड़ा, तो मेरे पास 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। जबकि इधर ये पेयर्ड है और ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। हमने अनपेयर्ड की बात करें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड देखूं तो 2 है। जबकि इसके अंदर मैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखूं तो मेरे पास 1 बनता है। नीचे अगर जी में जाएं, Zn के अंदर हम बात करते हैं जिंक के अंदर, तो उसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं कोई भी नहीं है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें पेयर्ड फॉर्म में ही पड़े हैं। एस में तो ऑलरेडी पेयर, तो डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये भी पेयर्ड फॉर्म में है। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कि 0 आ चुके हैं इस केस में। अगेन इसको क्लियर करके लिख दूं। अब देखें, अगर बात करें तो मैंने कहा कि जितने नंबर, आपने ये रिलेशन याद करना है, इस रिलेशन को लेके हम चल रहे हैं कि मेरे पास जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी बॉन्डिंग अच्छी होगी, और साथ में कहूंगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से बॉन्डिंग एनर्जी इंक्रीज होगी। अब इसकी स्कैंडियम की बॉन्डिंग एनर्जी कम होगी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेरे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है इसके मुकाबले में। तो ऐसे जब मैं नीचे आ रहा हूं तो बॉन्डिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रही। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने का मतलब कि इसकी बॉन्डिंग एनर्जी इंक्रीज कर रही है। लेकिन जब मैं इधर आता हूं क्रोमियम के केस में, तो और मैं साथ मैंगनीज का केस स्टडी करता हूं, इन दोनों को देखें तो इनके अंदर नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है। अब आप कहेंगे कि इनकी बॉन्डिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक बात ये नोट कर लें, पहली रीजन मैं इसकी ये आपको बताता हूं कि ये दोनों मेरे पास होते हैं। अगर मैं क्रिस्टल सिस्टम के तहत देखूं तो ये मेरे पास क्यूबिक सिस्टम एग्जिस्ट करता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। क्यूबिक स्ट्रक्चर होने की वजह से इनके अंदर इतना अच्छा बॉन्ड डेवलप नहीं होता, क्योंकि प्लेसेस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम कह देते हैं कि इसकी बॉन्डिंग एनर्जी कम होगी, चूंकि इसके अंदर बॉन्ड इतना अच्छा डेवलप ही नहीं होगा। एक रीजन ये। दूसरी सुने कि अब देखें, मैंने अभी कहा कि इधर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, बॉन्डिंग इंक्रीज होनी चाहिए। इधर जैसे कि मेरे पास 6 है और 5 है। अब अगर मैं 6 में देखूं, ये मेरे पास S जो है ये तो हाफ हिल है। अगर आप D देखें तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5, ये भी हाफ है। अगर मैं कहता हूं कि ये मेरे पास हाफ हिल है, D हमने पढ़ा हाफ हिल और फुल हिल स्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन
अवेलेबल नहीं करते बॉन्डिंग के लिए, तो इस वजह से भी हम कह देते हैं कि इसकी बॉन्डिंग एनर्जी कम होती है। दूसरी चीज, अब क्रोमियम की जो क्रोमियम की बॉन्डिंग एनर्जी है, आपकी बुक वो दिखा नहीं रही, बट उसने ये चीज बताई नहीं है, वो सिर्फ उसका ग्राफ नीचे को दिखा रहा है। अब देखें, उसने क्रोमियम को मिस किया उधर। अब देखें होता क्या है, क्रोमियम की अगर बात करते हैं तो क्रोमियम के अंदर क्रोमियम की मैंगनीज से तो ज्यादा है। क्यों ज्यादा? क्योंकि इसके अंदर इसके मुकाबले में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा 6 है। लेकिन अब देखें, आप कह रहे होंगे कि इसके अंदर भी तो डी हाफिल ही है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं 3d5 की, 3d5 के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड तो 5 है, बट एक मेरे पास हाफ फुल है। अब इसके अंदर फिर हमारे पास डी जो है ना, डी की जब हम बात करते हैं कि 3d5 होने की वजह से ये भी हमारे पास स्टेबल है। 3d5 हमने पढ़ा ना कि 3d5 की हम जब बात करते हैं तो 3d5 हमारे पास हाफ फिल होगा, हाफ फिल होगा तो वो स्टेबल होगा, तो बॉन्डिंग के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉन दस्तयाब नहीं करवाएगा, जिसकी वजह से इसकी बॉन्डिंग एनर्जी कम होती है बाकियों के मुकाबले में। तो मेन अगर आप चीज देखें तो वो ये है कि क्यूबिक सिस्टम की अगर बात करें तो उसके मुताबिक इन दोनों की बॉन्डिंग एनर्जी कम होती। बट अब देखें, अगर आप कहें कि इन दोनों के अंदर क्यूबिक सिस्टम है, फिर भी इसकी ज्यादा क्यों, इसकी कम क्यों है? इसकी ज्यादा फिर हम कह देते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके मुकाबले में ज्यादा है, तो इसकी ज्यादा। अब नीचे आएंगे आप तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास कम होते जाएंगे। जैसे आप आयरन में देखें तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर आप कोबाल्ट में देखें तो 1 2 3, इसमें 3 है तो मैंने 3 लिख दिया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर आप देखें निकल के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 लिख दिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें ये 1 पड़ा है तो इसलिए इसको 1 लिखा। इसमें Zn के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई नहीं है तो इसलिए मैंने इसके साथ 0 लिख दिया। अब देखिए, अब इसमें अगर मैं देखूं तो ये चीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम इस इधर तक तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बाद में क्रोमियम और मैंगनीज की बात करें तो ये क्रोमियम कम होगी, मैंगनीज की और कम होगी। फिर ऊपर को देखें, फिर नीचे अगर इधर आए, अगर इधर नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से बॉन्डिंग एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये फिर ऊपर को ग्राफ हम दिखा रहे हैं। अब इसमें इस तरह बाकी वो ऐसे ही नीचे, बाकी का तो वो इसी के मुताबिक ही है। इधर जो चीज है वो हमने एक्सप्लेन कर दी है। अब अगर इसकी बात करें तो मैंने कहा कि आप देखें कि ये इसमें से एमसीक्यू इस तरह आता है कि अगर आप कहते हैं कि सबसे हाईएस्ट बॉन्डिंग एनर्जी किसकी है तो वनेडियम की है। हाईएस्ट बॉन्डिंग एनर्जी किसकी होगी? लेकिन अगर मैं लोस की बात करता हूं तो आप देख लें कि सबसे लो मेरे पास जिंक की है। सबसे लो अगर मैं बात करूंगा तो सबसे लो मेरे पास जिंक की होगी। क्यों? क्योंकि उसकी रीजन कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। तो इसके अंदर अगर देखें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, जिसकी वजह से सबसे कम इसमें एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि सबसे कम बॉन्डिंग एनर्जी किसकी होगी? जिंक की। जबकि सबसे ज्यादा बॉन्डिंग एनर्जी किसकी होगी हमारे पास? वो होगी वनेडियम की। ओके, अल्लाह हाफिज।